हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे करेजा लोग, कैसे हैं आप सब। अध्याय एक वन शॉट खत्म हो गया है। ई बुक और साथ ही साथ इसका हैंड रिटन नोट्स सब आपको उपलब्ध करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर, और हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवा देंगे, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी हिंदी, पूरी इंग्लिश। एक बात ध्यान देना, हम वन शॉट वीडियो पढ़ाएंगे पूरी यूट्यूब पर। यूपी बोर्ड हो या फिर अदर बोर्ड है, एनसीईआरटी पैटर्न है। साथ ही साथ पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, एक एक से लोग पढ़ा रहे हैं, हाव फाव करके पढ़ा रहे हैं, एकदम कूद जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो देखिए, अपना जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है 2025-26 के लिए, या फिर अदर बोर्ड है एनसीईआरटी का, तो जितना बोर्ड में टॉपिक आता है केवल उन्हीं हम सिलेक्टेड चीजों को पढ़ा रहे हैं। और चैलेंज करते सर, गारंटी देते पूरी यूट्यूब पे, शर्त लगा लीजिए इससे बाहर ना पेपर में आएगा, ना आपको पढ़ना है, ना आपको कोई भी नोट्स बनाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैं इंजीनियरिंग भी कर रखा हूं बेटा, इस समय मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, समझा रहा है ना। तो अपने को सारी चीजें पढ़ के उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं गुरुदेव आगे एकदम हाथ तोड़ने के लिए, भैया ऐसा नहीं है। मैं सिविल इंजीनियरिंग से साथ साथ अब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ नाउ। ओके, तो देन आपको टेंशन नहीं है। और मेरा भैया एडमिशन भी कॉलेज में हुआ है, मैं कॉलेज भी जाता हूँ आपकी तरह, ठीक है ना। तो देन तब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जिसमें हम कूदते हैं सर, एकदम खाल निकाल लेते हैं उसकी, ठीक ना। मुंह के अंदर डालेंगे, गर्दन में निकाल के तब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बायोलॉजी का मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर अपने आप में बहुत तगड़ा वाला है, ये अपना सेकंड चैप्टर बेटा। ई बुक आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा। या फिर आपने रामायण बैच खरीदा है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के वन शॉट वीडियो, पूरा कंप्लीट सिलेबस, साथ ही साथ मॉडल पेपर और उसके जितने भी आपके नोट्स हैं ई बुक के साथ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लाइव कोर्स चल रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स लाइव हो चुका है, आप जाके बढ़िया पढ़िए वन शॉट वीडियो में। बहुत ज्यादा बॉन्डर नहीं फैलाना है, क्योंकि हमारे पेपर में सिलेक्टेड चीजें आती है और बस वही आपको पढ़ना है। साथ ही साथ 1 नवंबर से महाभारत बैच है 251 का। आई प्रॉमिस यू, केवल 5 से 7 सेट सफिशियंट है, लेकिन उसके पहले आप रामायण बैच से पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लीजिएगा वन शॉट वीडियो हैंड रिटेन नोट्स के साथ। उसके बाद आप महाभारत बैच में आ जाइएगा 1 नवंबर से, लाइव हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे उसमें, ठीक ना। और दोनों बेटा कोर्स जो है वो एप्लीकेशन के अंदर चालू है, गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मत भूलिएगा। 50,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। साथ ही साथ प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा यूट्यूब पर आपको इसका, ठीक। तो आज हमारा रहा बेटा क्या, मानव जनन। जो अध्याय 2 है अपना क्लास 12 बायोलॉजी का, वो मानव जनन है। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। पहले हम लोग ई बुक, फिर इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको तैयार है। पहले हम अपने से खुद से हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं, उसके बाद जो हमारे लोग रहते हैं, लगे लोग हैं, वो बेटा कंटेंट तैयार करके अपना ई बुक तैयार करते हैं, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट करवा देंगे। फिर जो जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, वो भी आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब धीरे धीरे वीडियो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 2-2 वीडियो कर देंगे, तो आपको जल्द ही जल्द मैं गर्मी तक, जहां तक है कि जून जुलाई तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे एक बार ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि बेटा मानव जनन होता क्या है, मानव जनन किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया, चलिए बताइए मानव जनन क्या होता है, तो बेटा आप उत्तर में क्या देंगे। तो उत्तर में एक ही जवाब दीजिएगा, मानव जनन जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्यों में प्रजनन की प्रक्रिया, उनके जनन अंगों की संरचना, हार्मोन्स का नियंत्रण और गुण के विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव जनन कहते हैं। तो बेटा मानव जनन क्या होता है, आप सीधा सा जवाब दीजिएगा, मानव जनन जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्यों में प्रजनन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, जनन अंगों की संरचना, हार्मोन्स का नियंत्रण और भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे बेटा क्या कहते हैं, मानव जनन करेजा कहते हैं। ठीक है, ये प्यारी सी मुस्कान हमेशा बना के रखिएगा, सिर्फ मुस्कान डाउन नहीं होना चाहिए। गुरुदेव हम उनकी मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके बेटा चेहरे की मुस्कान की बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। है गुरुदेव क्या बताए आपको। बेटा अगला है मानव जनन। बेटा चैप्टर जो है इसका माइंड मैप मैं आपको दे देता हूं। पहले माइंड मैप, माइंड मैप का मतलब है पूरी चीजें छोटे में, मतलब पहले पूरी चीजें छोटे में देख लेते, उसके बाद पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक। देख लेते माइंड मैप क्या क्या है। तो सबसे पहले बेटा बात करें पुरुष जनन तंत्र की।
पेपर में आता है पुरुष जनन तंत्र। ठीक, तो माइंड मैप में क्या क्या इसमें टॉपिक होते हैं, मेन वो हेडिंग याद कर लीजिए। सबसे पहला इसमें वृषण होता है। वृषण में क्या होता है बेटा, शुक्राणु जनन होता है, ठीक है ना। और शुक्राणु जनन के द्वारा हमारा क्या बनती है बेटा, हाँ गुरुदेव, अरे भैया शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला शुक्रवाहिकाएं होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्रमार्ग होता है, शिश्वन होता है। उसके बाद शुक्राणु निर्माण में देखेंगे तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सर्टोली कोशिकाएं बनती हैं। इसमें क्या होता है, शुक्राणु निर्माण हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक ना। अर्धसूत्री विभाजन से हमारा क्या, हमारा टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सर्टोली कोशिकाएं होती है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक हमारा सर्टोली कोशिका, दूसरी क्या, लीडिंग कोशिकाएं। जो सर्टोली कोशिका होती है पोषण प्रदान करती है, और जो लीडिंग कोशिकाएं होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, श्रावण करती है। अभी जब डेप्थ में समझाएंगे तो ये सारे पॉइंट समझ में आ जाए, परेशान मत होना। उसके बाद मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र में देखेंगे दो चीज होती है, एक तो इनकी संरचना हो गया, दूसरा अंड जनन। तो सबसे पहले अंडाशय जो होता है, अंडाशय में अंडजन की प्रक्रिया होती है, और अंड जनन के बाद अंडाणु क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। ओके, अगला है इसमें फैलोपियन ट्यूब, जो कि निषेचन का स्थान होता है, और यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं और निषेचन की क्रिया पूरी करते हैं। फिर गर्भाशय होता है। गर्भाशय में बेटा भ्रूण का विकास होता है, और फिर विजाइना बोले तो योनि होती है, जिसको हम लोग जन्म नाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। फिर अंडजनन, जो कि हमारे किसी में होता है बेटा, अंडाशय में अंत होता है। अंडजन में क्या होता है, जन्म के समय प्राथमिक अंडाणु बनते हैं, ठीक ना। और यह मासिक चक्र FSH LHS का क्या होता है बेटा, प्रभाव पड़ता है। अगला है बेटा मासिक चक्र क्या होता है, देख लेते हैं। तो मासिक चक्र में क्या होता है कि हमारे जो स्त्रियां होती है, हर महीने पीरियड आता है, ब्लड आता है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, मासिक चक्र कहते हैं। जब डेप्थ में समझाएंगे तो ये सारी चीजें समझिए आ जाएगा, जो कि बेटा 4 चरण होते हैं। पहला चरण मासिक धर्म, जो कि एंडोमेट्रियम पतन, जो कि 1 से 5 दिन तक होता है। फिर अगला जो चरण होता है बेटा फॉलिक्यूलर चरण होता है, जिसमें FASH होता है, जो अंडाणु परिपक्वता मतलब अंडाणु का परिपक्व होता है 6 से 13 दिन। फिर ओव्यूलेशन आता है, जो कि LH, अंडाशय से अंडाणु निकलकर वेट करते किसका बेटा, शुक्राणु का, जो कि 14वां दिन। और फिर ल्यूटियम चरण होता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि गर्भाशय की तैयारी करता है, जो कि 15 से 28वें दिन होता है। और जब शुक्राणु नहीं प्राप्त होता तो वो बेटा मासिक धर्म के रूप में वो स्त्रियों के पेट से वो बाहर चलाता है, गर्भाशय से बाहर चलाता है, ठीक। उसके बाद आएगा आपका निषेचन और भ्रूण का विकास, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु बनकर युग्मनज बनाते हैं। जब ये युग्मनज जो हमारा बनता है तो बाद में क्या बनता है, यही युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, यानी भ्रूण बन जाता है। और जो निषेचन होता है यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर भ्रूण के विकास में क्या होता है, सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है, और यह जो विकास होता है किसमें होता है बेटा, गर्भाशय के अंदर होता है। और फिर इसमें प्लेसेंटा होता है, जो कि हमारे इसी भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अगला क्या है आपका यहाँ पे बेटा, अगला आपका जो है प्रसव और दुग्ध का स्राव। क्या बेटा, प्रसव और दुग्ध का स्राव। जब मतलब कि प्रसव होता है मतलब बच्चे का जन्म होता है, और फिर हमारा दुग्ध का उत्पादन होता है, जो कि बच्चे के लिए यह महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट है क्या, कोई किसी को डाउट है क्या बेटा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब यहां से अपना क्या होता है, चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक। चलिए अब हेडिंग बना बना के आप लिख सकते हैं, पूरा वैसे लिख सकते हैं। मैं पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस दे दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। अब स्मार्ट वाला जमाना है, जैसे कि हम लोग गुरुदेव इंस्टाग्राम पर आते हैं, 10 सेकंड में पूरी तैयारी कर ले रहे हैं ना, वैसे गुरुदेव में पूरी तैयारी चाहिए और बहुत शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक। अगला बेटा क्या अपना, सबसे पहला आप हेडिंग डालेगा पुरुष जनन तंत्र क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 5 नंबर का पेपर में आता है आपके बोर्ड में, 5 नंबर का आपके बोर्ड में बेटा आने वाला है, ठीक। क्या होता है, तो पुरुष जनतंत्र का मुख्य भाग, मुख्य जो कार्य होता है वो शुक्राणु निर्माण यानी स्पर्म का उत्पादन करना और उन्हें मादा जननतंत्र तक पहुंचाना होता है। और जो पुरुष जनतंत्र होता है वो निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग जो होता है वो दिखाई देता है स्पष्ट तौर पे, जिसको हम लोग बाह्य भाग कहते हैं। और एक जो भाग होता है बेटा वो क्या रहता है कि अंदर वाला भाग होता है। तो सबसे पहला क्या, बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग में सबसे पहला क्या आता है बेटा, पेनिस आता है। क्या आता है, पेनिस। जो पेनिस होती है इसकी संरचना की बात करें कैसे बना होता है, तो इसमें सर 2 भाग होते हैं, एक मूत्र मार्ग होता है, दूसरा क्या होता है, स्तंभन ऊतक होता है। तो मूत्र और वीर्य दोनों को निष्कासन का ये हमारा पेनिस क्या होता है, मार्ग होता है। और स्तंभन जो भाग होता है यह से भरकर कड़ा
होता है, जो कि हमारा जब जनन की क्रिया होती है उसमें क्या करता है बेटा, ये भाग लेता है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य हमारा सबसे पहला मूत्र का उत्सर्जन करना, और दूसरा हमारा विजाइना तक बेटा क्या, स्पर्म को स्थानांतरित करना होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है बेटा, पूरा पूरा ये हमारा पेनिस होता है। ठीक, अगला क्या होता है बेटा, अपना वृषण कोष होता है। क्या होता है, वृषण कोष। गुरु जी वृषण कोष क्या है, स्क्रोटम क्या है, ये है वृषण कोष। ये क्या होता है बेटा, ये अपना पूरा पूरा वृषण कोष होता है। ये पूरा पूरा क्या होता है, वृषण कोष होता है। और इसी वृषण कोष के अंदर क्या होता है बेटा, वृषण होता है। ये रेड वाला क्या है, वृषण होता है। तो वृषण कोष क्या होता है, इसकी संरचना की बात करें तो त्वचा की थैली जो वृषण को घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं बेटा, वृषण कोष कहते हैं। इसका कार्य गुरुदेव क्या होता है, तो वृषणों को शरीर से बाहर रखकर तापमान नियंत्रण जो कि 34 से 35 डिग्री तक करना। अब आखिरकार हमारा जो वृषण होता है यह बेटा शरीर से बाहर ही क्यों होता है, ताकि जब जनन की क्रिया हो, प्रजनन की क्रिया हो, तो उसमें जो हमारे स्पर्म का टेम्परेचर होना चाहिए वो बना रहे। शरीर के अंदर टेम्परेचर कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है ना, लेकिन शरीर के बाहर रहेगा तो उसका टेम्परेचर हमेशा और हमेशा 34 से 35 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। और इसका कार्य क्या होता है वृषण कोष का, तो शुक्राणु निर्माण हेतु अनुकूलन वातावरण को प्रदान करना होता है। तो ये हमारे जो नर जनतंत्र में दो भाग ऐसे होते हैं, दो अंग ऐसे होते हैं जो कि शरीर से बाहर होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बाह्य जनन अंग बोलते हैं। दो भाग होते हैं, एक अपना पेनिस होता है, दूसरा क्या, वृषण कोष होता है। और सही वृषण कोष में क्या होता है बेटा, वृषण स्थित होता है। ये अपना भाग रहा, ये दोनों समझ में आ रहा, बहुत सिंपल भाषा समझा रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा हो गया। ठीक, हम दोनों चित्र बना के लेके आए, एक वो वाला एक ये वाला। आप बोर्ड में चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा जो भाग आता है बेटा हमारा आंतरिक जनन अंग, मतलब कि अंदर वाला जनन अंग आता है। ये आंतरिक जनन अंग क्या होते हैं, सबसे पहला आता है वृषण। वृषण कोष तो बेटा बाहर होता है, लेकिन वृषण कोष के अंदर क्या होता है, वृषण होता है। तो ये तो आंतरिक भाग हो गया ना। अब पेपर में आता है वृषण कोष की संरचना, तो इसी में लगे हाथ वृषण कोष की संरचना भी पढ़ लीजिएगा, बाद मत बोले गुरुदेव बताइए बताइए ना। तो ये बेटा क्या है, वृषण कोष है। ये अपना क्या, ये वृषण होता है, और ये वृषण की क्या होता है बेटा, संरचना होती है। ये क्या होती है, वृषण की संरचना होती है। ठीक, बना सकते हैं। तो ये वृषण क्या होती है, तो जो वृषण होता है यह शरीर के बाहर स्थित होता है। सबसे पहला उदर गुहा के नीचे शरीर के बाहर स्थित होता है, इतना लिख सकते हैं, आप खुद अपने से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक, और इनकी संख्या दो होती है। वृषण कोष की संख्या कितनी होती है, दो होती है। एक दाएं होता है, एक क्या होता है, बाएं होता है। देखिए भैया, एक दाएं होता है वृषण, एक क्या होता है बेटा, बाएं होता है। इसकी संरचना की बात करें तो ये बेटा इनमें जो होती है तीन संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहला शुक्राणु जनन में निकाय पाई जाती है, दूसरा सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, चौथा लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। जो शुक्राणु जन कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणु बनने में क्या करती हैं बेटा, सहायक होती है। यानी इन्हीं शुक्राणु जनक नलिकाओं में क्या बनते हैं बेटा, शुक्राणु बनते हैं। ठीक, सर्टोली क्या कोशिकाएं क्या होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करने में क्या करती हैं, हेल्प करती है। और जो लुडीन कोशिकाएं होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करती है बेटा, श्रावण करती है, श्रावण करती है। अब आप ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, पेपर में आता है कि लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, सब आता है पेपर में, तो सीधा बोलेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण करना। अच्छा, एक पेपर में और आता है, ऑब्जेक्टिव उठा के देख लीजिए, हाँ, क्लास 12 बायोलॉजी का, कि सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है बेटा, हमारे सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। ठीक, वृषण का कार्य क्या होता है बेटा, वृषण की कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है शुक्राणु का उत्पादन करना और पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना। तो वृषण का कार्य क्या होता है, तो वृषण का कार्य शुक्राणु का उत्पादन करना, और वृषण का कार्य क्या लिख सकते हैं, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का हमारा श्रावण करना होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे, किनका कार्य, शुक्राणु उत्पादन करना, यानी शुक्राणु का निर्माण करना, उत्पादन करना, और पुरुष हार्मोन्स का श्रावण करना होता है। अपने से जोड़ जोड़ लिख सकते हैं। देखिएगा, छोटे में पढ़ेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहेंगी। अब यही हम आपको लिखवा दे, पूरा ग्रंथ है लिखवा दे, इतना बड़ा सा याद ही नहीं हो रहा है गुरुदेव, तो मतलब क्या बेटा, पढ़ने का मतलब क्या, जो चीज याद ना हुआ। ये सब
आंतरिक जनन अंग है पहला वृषण। अब क्या बेटा, शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं? तो शुक्रवाहिकाएं शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं। अगला सहायक ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहला क्या होता है? शुक्राशय। तो यह वीर्य का 60 से 70 भाग बनाती हैं शुक्राशय, और फ्रुक्टोज युक्त द्रव को यह स्रावित करती है। अगला प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो कि यौन की अम्लता को निष्क्रिय करनी है, तो ये हेल्प करती है। और अगला इसमें क्राउपर ग्रंथि होती है जो कि इनके स्राव से योनि मार्ग में चिकनाई प्रदान करती है। किसके? काउपर ग्रंथियां जो होती हैं ये एक ऐसे हार्मोन्स का स्राव करती हैं जिनके द्वारा योनि मार्ग की चिकनाई क्या होती है बेटा? प्रदान होती है, ताकि सेक्सुअली क्रिया जो है वो आसानी से हो पाए। तो ये रहा अपना क्या बेटा? पुरुष जनन तंत्र या पुरुष जनन अंग की बात करें तो आपको केवल इतना ही लिखना है जितना मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट करके समझाया है। और ये दोनों फिगर आप बना सकते हैं, ये दोनों फिगर आप बना सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, नहीं तो ई बुक में पूरा पूरा दिया गया है, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक, ये अपना जो बेटा पूरा पेनिस है, ये मूत्रमार्ग है, ये वृषण है, वृषण है। ठीक, कोई दिक्कत? ये तो अपना मूत्रमार्ग हो गया, ये वृषण हो गया। ये दो क्या होते हैं बेटा? शुक्राशय होते हैं। ठीक, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होते हैं, ये मूत्राशय है, और ये हमारी जो होती है ये शुक्रवाहक है। शुक्रवाहक मतलब कि जो कि शुक्राणु को बाहर ले जाता है। ठीक, ये वृषण होता है, वृषण में अधिवृषण होता है, शुक्र वाहिका होती है, वृषण जालिका होती है, वृषण पालिकाएं होती है। हालांकि इतना डेप्थ तक नहीं जाना है जितना इधर बना हुआ है, केवल यही सेम टू सेम बना देना हो गया, इसके अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अगला है वृषण। बेटा वृषण क्या होता है? ये पेपर में खूब आता है कि वृषण क्या होता है, वृषण की संरचना का वर्णन कीजिए, ये पेपर में बेटा आता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि वृषण होता है क्या। तो वृषण पुरुष जनतंत्र के प्राथमिक अंग हैं जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं, और ये वृषण कोष में स्थित होते हैं। ये वृषण कोष में बेटा क्या होते हैं? स्थित होते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र पूरा पूरा ड्रा किया है। इनकी संरचना की बात करें तो जो इनका आकार होता है अंडाकार, लगभग यह 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, एक दाएं होती है एक बाएं, और ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। और जो इनका टेम्परेचर होता है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शुक्राणु इसमें होता है, और शुक्राणु के लिए जो एक आदर्श टेम्परेचर होना चाहिए बेटा वो इतना ही होना चाहिए। कितना? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। क्लियर है? अगला आंतरिक संरचना की बात करें, ठीक ना? किसमें किसमें बेटा? हाँ, चलिए, किसके? आंतरिक संरचना की, इसी की, मतलब कि वृषण की। वृषण में आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें बेटा 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले शुक्राणुजन नलिकाएं होती हैं, और दूसरा क्या होती है? अंतराली कोशिकाएं होती हैं। तो जो शुक्राणुजन नलिकाएं होती हैं ये शुक्राणु निर्माण का कार्य करती हैं, और इसी में सर्टोली कोशिकाएं होती है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और जो अंतराली कोशिकाएं होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करती है बेटा? श्रावण करती है। और हमारा जो वृषण होता है, वृषण का जो कार्य होता है यह शुक्राणुओं का उत्पादन करना होता है, यानी शुक्राणुजन में भाग लेता है, और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करता है बेटा? श्रावण करता है। तो ये अपना क्या रहा, यहाँ से आते पूरा वृषण के बारे में, ये पूरा पूरा जो पॉइंट है वृषण के बारे में। और जो जो मैंने यहाँ पे बताया पूरा पूरा यहाँ पे लिखा गया है एक तरफ से, आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये शुक्र वाहिनी, हाँ वाहिनी है यहाँ पे आई हुई है। ठीक, ये अपना वृषण है, तो ये पूरा पूरा फिगर है, आप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है बेटा शुक्राणु के बारे में, क्या है यहाँ पे? स्पर्म। पेपर में आता है स्पर्म क्या है, और स्पर्म की संरचना, स्पर्म की संरचना पेपर में खूब आता है। स्पर्म क्या होता है और स्पर्म की संरचना, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है? अपना स्पर्म की संरचना है, जो कि आपके सामने फिगर में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं बेटा स्पर्म होता क्या है, किसे कहते हैं स्पर्म, उसके बाद हम आपको पूरा पूरा संरचना इसको समझा देंगे। ठीक, नर युग्मक या नर जनन कोशिकाएं हैं जिसका मुख्य कार्य मादा अंडाणु को निषेचित करना और इस प्रकार एक नए जीव के अनुवांशिक पदार्थ का योगदान करना है। शुक्राणु बहुत छोटी गतिशील कोशिकाएं होती हैं जो नर जनतंत्र के वृषण में शुक्राणु जनन नामक प्रक्रिया द्वारा लगातार क्या होती है? यह उत्पन्न होती रहती है। शुक्राणु की संरचना की बात करें तो इसमें इनके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे पहला बेटा शीर्ष का भाग करेंगे हम लोग, इसकी शीर्ष की संरचना के बारे में जानेंगे। तो शीर्ष क्या होता है? हेड। तो यह शुक्राणु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें केंद्रक होता है, जिनमें
पिता के अनुवांशिक पदार्थ यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। जो पिता का गुणसूत्र होता है XX और XY, माता का XX और पिता का XY, लेकिन इसमें माँ का नहीं पाया जाता क्योंकि माँ जो होती है अंडाणु में पाई जाती है, तो इसमें शुक्राणु यानी पिता का हमारा XX गुणसूत्र होता है। शीर्ष के अग्रभाग पर एक टोपी जैसी संरचना होती है। देखिए टोपी जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक में एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की बाहरी परत को भेजने और निषेचन की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो हमारे अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बेटा, गुणसूत्री पदार्थ स्थित होता है इसके अंदर। ठीक, और एक बात याद रखना, ये शीर्ष है, ये मध्य भाग है, और शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, ग्रीवा करता है। अगला आता है अपना मध्य भाग। क्या आता है बेटा, मध्य भाग आता है। ये अपना क्या है, यहाँ पे अपना मध्य भाग है। ये अपना क्या है, यहाँ पे मध्य भाग होता है। अब मध्य भाग के बारे में देखते हैं। यह शीर्ष और पूंछ के बीच का एक छोटा सा खंड होता है मध्य भाग। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रचुर मात्रा में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु की पूंछ की गति करने के लिए क्या होता है बेटा, आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु मादा जनतंत्र में तैर सकता है। अगला आता है लास्ट में आपका पूंछ, जिसको टेल बोलते हैं। ठीक ना, ये क्या होता है, तो ये एक लंबी चाबुक जैसी संरचनाएं होती है जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करती है, और पूंछ की लयबद्ध तरंग जैसी गति शुक्राणु को मादा पथ में अंडाणु की ओर धकेलती है। और ये रहा अपना क्या, शुक्राणु संरचना। ये शीर्ष है, ये मध्य भाग है, और ये क्या होता है बेटा, अपना पूंछ होता है। ठीक ना, और हमारा जो मध्य भाग होता है इसमें ऊर्जा होता है, मतलब कि इसमें क्या होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पूरे शुक्राणु को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और इसके द्वारा ये तैरने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, अगला अपना आता है बेटा मादा जननतंत्र के बारे में। क्या आता है, मादा जननतंत्र। ये मादा जनतंत्र होता है क्या है, सबसे पहले थोड़ा देख लेते, उसके बाद इसकी संरचना की बात करेंगे। तो मादा जनतंत्र का मुख्य कार्य अंडाणु का उत्पादन, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना और भ्रूण के विकास हेतु स्थान तैयार करना होता है। और इसमें निश्चित अंग होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, वाह्य जनन अंग। वाह्य जनन अंग में पहला क्या होता है बेटा, अपना योनि द्वार होता है। योनि द्वार क्या होता है, यह मासिक धर्म रक्त और शिशु के जन्म का मार्ग होता है। अगला है भगशिशन यानी कि क्लिटोरिस, जो कि संवेदनशील ऊतक और यौन उत्तेजना में भूमिका निभाता है। और अगला होता है लघु और बृहद भ्रूगोष्ठ, जो कि यौन मार्ग की सुरक्षा प्रदान करता है। और ये क्या रहा, मादा जननतंत्र की बेटा क्या, संरचना। ठीक ना, ये अपना देखिए, ये क्या है आपका योनि द्वार है। ये क्या बेटा, अपना योनि द्वार है, जो कि हमारे बर्थ कैनाल का, इसको ग्रीवा कैनाल के नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे होता है। ठीक ना, अगला क्लिटोरिया होता है, यहीं पे होता है क्लिटोरिया, यहीं पे रहता है बाहर की तरफ क्लिटोरिया, जो कि हमारे क्या होता है, बहुत संवेदनशील होता है। और अगला ये हमारा लघु और बृहद भ्रूगोष्ठ होता है, जो कि हमें पूरा पूरा क्या करता है, यौन मार्ग की सुरक्षा करता है। अब हम लोग देखते हैं आंतरिक जनन। आंतरिक जनन में पहला क्या आता है बेटा, अंडाशय। क्या आता है, अंडाशय। देख लीजिए अंडाशय कहाँ पे है, अंडाशय ये रहा, एक इधर रहा, एक इधर रहा, ये एक जोड़ी हमारा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय क्या होता है, यह इनकी संख्या 2 होती है, एक दाएं होती है, एक बाएं होती है। इनका कार्य क्या होता है, यह अंडाणु का उत्पादन करते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करते हैं बेटा, ये श्रावण करते हैं। ठीक, अंडाशय। दूसरा क्या आता है अपना फैलोपियन ट्यूब। एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। फैलोपियन ट्यूब ये अपना जो होता है बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। ये जो होता है अपना फैलोपियन क्या होता है बेटा, ट्यूब होता है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है यह अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है, और यह निषेचन का क्या माना जाता है, स्थान माना जाता है। अगला बेटा गर्भाशय। जो गर्भाशय होता है, अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी 2 संरचना होती है, एक एंडोमेट्रियम और एक मायोमेट्रियम। तो जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है यह भ्रूण के आरोपण हेतु अस्तर होता है, और मायोमेट्रियम जो होता है यह मांसपेशियों की परत होती है, जो कि प्रसव के समय क्या करता है, ये संकुचन का काम करता है। और जो हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय का जो कार्य होता है भ्रूण को पोषण और भ्रूण का विकास करने में हेल्प होता है। यानी कि गर्भाशय में ही भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, यही उसका भोजन भी होता है, और ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भ्रूण का क्या होता है बेटा, विकास होता है। और लास्ट में आता है क्या बेटा, विजाइना, जिसको हम बोलते हैं योनि।
ये क्या होता है, तो ये संभोग के समय शुक्राणु को ग्रहण करता है और मासिक धर्म का निष्कासन करता है और शिशु के जन्म का एक मार्ग माना जाता है विजाइना। तो ये यहाँ पे रहा बेटा क्या संरचना, ये अपना विजाइना रही, ये पूरी पूरी संरचना रही, ये अंडाशय रहा, ठीक है ना। और ये अपना क्या रहा, फैलोपियन ट्यूब रहा, ये कीप रहा। ये आप इसका फिगर पूरा पूरा आप ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपनी पूरी क्लास 12 बायोलॉजी का नोट्स हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। किसी कोई दिक्कत आ रही होगी तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, हम आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा ना। अब बेटा आपके पेपर में आता है, क्या आता है, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, और अंडाशय की संरचना का आपको वर्णन करने के लिए पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके पूरा देख लेते हैं। बेटा अंडाशय क्या होता है, जो अंडाशय होता है मादा जनतंत्र में प्राथमिक जनन अंग है, जो अंडाणु और हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं और ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। कौन बेटा, अंडाशय। कौन बेटा, अंडाशय। ठीक है। अंडाशय की संरचना की बात करें तो जो अंडाशय संरचना होती है ये कैसी होती है, तो ये बादाम के आकार के लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है और ये उदर गुहा में फैलोपियन ट्यूब के पास स्थित होती है। इनकी 2 संरचनाएं होती है, एक आपकी बाह्य संरचना होती है, एक आंतरिक संरचना होती है ना। लेकिन हम लोग बात करेंगे बाह्य संरचना, ये देख लेते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। एक क्या होता है आपका बाह्य आवरण, ये आंतरिक संरचना बात करें, बाह्य आवरण जो कि अंडाशय को ढकने वाली परत होती है। और अगला होती है कार्टेक्स, जो कार्टेक्स होती है प्राथमिक फॉलिकल्स, अपरिपक्व अंडाणु का यहाँ निर्माण किया जाता है। और जो ग्राफिकल फॉलिकल होता है ये परिपक्व अंडाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। और तीसरा क्या होता है, मज्जा, जो कि रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं जो होती है बेटा मज्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, मज्जा, मज्जा कहलाती है। ये अंडाशय की संरचना है, अगर बनाना है आप बना सकते हैं। देखिए ये जो रुधिर वाहिकाएं होती है ये सब क्या कहलाती है, ये सब अपना हमारा मज्जा कहलाती है। ठीक। और हमारे अंडाशय का कार्य क्या होता है, तो जो अंडाशय का कार्य होता है अंड जनन, अंडाणु का निर्माण करना होता है और हार्मोन्स का श्रावण, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इन्होंने ये क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। कौन, अंडाशय। तो ये अपना क्या रहा बेटा, अंडाशय के बारे में। अगर पेपर में आए अंडाशय की संरचना, तो अंडाशय संरचना के बारे में ये थोड़ा बना देना, आप फिगर बना देना, ये संरचना लिख देना, ठीक ना। और इसका थोड़ा कार्य लिख देना, अंडजन, यानी कि अंडजन का मतलब होता है अंडाणु का निर्माण करना, अंड जनन कहलाता है। और हमारा क्या कार्य होता है अंडाशय का, तो अंडाशय का जो कार्य होता है हार्मोन्स का श्रवण करना। कौन कौन से हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स, पहला क्या है एस्ट्रोजन, दूसरा क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करना होता है। अच्छा, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होती हैं, जो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, यह मादा लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, विकास करता है। जो हमारा पहला हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, जिनका जो श्रावण होता है कौन करता है, अंडाशय करता है। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, मादा लैंगिक लक्षणों का विकास करना। आप देखते हैं कि जो लड़कियों में जब विकास होता है तो दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ता है आप लोग को अच्छे से पता होता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए हमारा इन हार्मोन्स का क्या होता है, श्रावण होता रहता है। ठीक, ठीक है। अगला बेटा आता है अपना युग्मक जनन। युग्मक जनन में 2 आता है, एक क्या होता है अंड जनन, दूसरा क्या होता है शुक्राणु जनन। और इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें ये युग्मक जनन जानना बहुत जरूरी है। बेटा हमारा सबसे पहले युग्मक जनन क्या होता है देख लेते हैं। तो जननांगों में युग्म बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुष में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा शुक्राणु जनन के बारे में। ये शुक्राणु जनन होता क्या है, पूरी प्रक्रिया देख लेंगे। तो यह नर में युग्मक जनन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वृषण में अपरिपक्व जनन कोशिकाएं परिपक्व शुक्राणुओं में विकसित होती है। यह प्रक्रिया यौनारंभ के बाद लगातार चलती रहती है और शुक्राणु जनन में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे जो पहला चरण होता है इसमें क्या होता है, शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि ये द्विगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में बढ़ती रहती हैं, ठीक ना। और प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब जो ये प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणुजन कोशिकाएं वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती है जो कि द्विगुणित होती हैं। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं असूत्री विभाजन फर्श से गुजरकर 2 अगुणित शुक्राणु द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। और इसके बाद शुक्राणु पशु का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं हर्षसूत्री विभाजन सेकंड से गुजरकर
4 अगुणित शुक्राणु प्रस्थ कोशिकाएं बनाती हैं और यही बाद में क्या शुक्राणु का निर्माण करती हैं और शुक्राणु कोशिकाएं अंतरण नामक प्रक्रिया द्वारा गतिशील शुक्राणु में विभेदित हो जाती है। तो ये रहा अपना शुक्राणु जनन। क्या रहा बेटा? शुक्राणु जनन। जो हमारी शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती है इसमें सब समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद प्राथमिक शुक्राणु शुक्र कोशिकाएं बनती हैं जिनमें अर्धसूत्री प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। फिर इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा शुक्राणु पशु का निर्माण होता है। अब जब शुक्राणु पशु में विभेदन होता है तो शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर से ध्यान देना, जिसको ये आपको समझ में नहीं आया, जिसको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है बेटा? शुक्रजन कोशिकाएं होती है, यानी शुक्रजन जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? हमारा समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। फिर प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके बाद शुक्र पशु कोशिकाएं बनती हैं और फिर इन शुक्राणु पशु कोशिकाओं में विभेदन होकर शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। और यही पूरा यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है बेटा? हमारा शुक्रजन कोशिकाएं बनती हैं। अब शुक्रजन कोशिकाओं में प्रथम शुक्राणु हमारा विभाजन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद द्वितीयक बनती है, द्वितीयक से शुक्राणु पशु बनते हैं, फिर शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला आपका क्या बेटा? अंड जनन है। क्या यहाँ पे? अंड जनन होता है। चलिए देख लेते हैं अंड जनन के बारे में। समझ में आ रहा है ना? जिसको ये ना समझ में आए हो, जहां से जैसे मैंने समझाया है केवल आप यही याद कर लेना, हो गया। सबसे पहले शुक्रजन हमारी कोशिकाएं होती हैं, इनमें सूत्री विभाजन होता है जिसके बाद प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। फिर इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। अब फिर द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा शुक्राणु पशु का निर्माण होता है और ये शुक्राणु पशु विभेदन करके शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। काम खत्म हुआ। ठीक, इतना ज्यादा याद करने का आपको जरूरत ही नहीं है। अगला बेटा क्या होता है अपना? अंड जनन। बेटा अंड जनन क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। यह मादा में युग्मक जनन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय में परिपक्व जन कोशिकाएं परिपक्व अंडाणु में विकसित होती है और यह प्रक्रिया भ्रूण के विकास के दौरान शुरू होती है और यौनारंभ से रजनोवृत्ति तक चक्रीय रूप से चलती है और अंडजन में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है बेटा? अंडजन कोशिकाएं होती हैं। जो अंडजन कोशिकाएं होती हैं ये द्विगुणित कोशिकाएं भ्रूण के विकास के दौरान समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में बढ़ती है। ठीक, उसके बाद प्राथमिक अंड कोशिकाएं बनती हैं। अब जो प्राथमिक अंड कोशिकाएं होती हैं ये कैसे बनती हैं? तो अंडजन कोशिकाएं वृद्धि करके प्राथमिक अंड कोशिकाएं बनाती हैं जो द्विगुणित होती है और ये अर्धसूत्री विभाजन फैले की पूर्वावस्था फर्स्ट में अस्थायी रूप से रुक जाती हैं और जन्म के समय मादा के अंडाशय में लाखों प्राथमिक अंड कोशिकाएं होती हैं और जब हमारा बेटा ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तो द्वितीयक अंड का क्या करती है? निर्माण करती है। अब इसमें हमारा जो द्वितीयक अंड कोशिकाएं और प्रथम ध्रुवीय पिंड यौनारंभ पर प्रत्येक मासिक चक्र में कुछ प्राथमिक अंड कोशिकाएं अर्धसूत्री फर्स्ट को पूरा करती हैं जिससे एक बड़ी अगुणित द्वितीयक अंड कोशिका और एक छोटी अगुणित प्रथम द्वितीयक पिंड बनाता है और फिर यही बाद में अंडाणु और द्वितीयक पिंड का क्या करते बेटा? निर्माण करते हैं। ठीक, अब हमारा द्वितीयक अंड कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होता है लेकिन यह मध्यावस्था सेकंड में तब रुक जाती है, तब तक रुकी रहती है जब तक कि निषेचन न हो जाए और यदि निषेचन होता है तो द्वितीयक अंड कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को पूरा करती हैं जिससे एक अगुणित अंडाणु और एक छोटा द्वितीयक पिंड बनता है और प्रथम ध्रुवीय पिंड भी विभाजित होकर दो और ध्रुवीय पिंड बना सकता है और ध्रुवीय पिंड अंततः विकसित हो जाती है। तो ये क्या रहा अपना बेटा? हमारा अंडजन। ये पूरी क्या रहा अपना? फिगर रहा। अब फिगर के द्वारा आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें बेटा अंडजन कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है तो प्राथमिक अंडक बनते हैं। फिर जो प्राथमिक अंडक होता है
इसमें हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो द्वितीयक अंडक बनता है, फिर इसी द्वितीयक अंडक से हमारा अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, काम खत्म। तो सबसे पहले अंडजन कोशिकाएं होती है, इससे प्राथमिक अंड कोशिका बनती है, प्राथमिक अंड कोशिकाएं से द्वितीयक अंड कोशिकाएं और प्राथमिक प्रथम ध्रुवीय पिंड बनते हैं, फिर इसी से हमारे अंडाणु और द्वितीयक पिंड का क्या होता है, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है, काम खत्म हुआ। ठीक, अगला आता है बेटा लिंग का निर्धारण। इसी में देख लेते हैं लिंग निर्धारण, हालांकि इसमें है नहीं बट हम समझा देते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो जो पुरुष और मादा होती है, कुल मिला के मनुष्य में बेटा कुल मिला के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में XX और पुरुष में XY होता है। ठीक, जब मादा का X और पुरुष का X गुणसूत्र मिलता है तो हमारे लड़की का निर्माण करता है, वहीं पे जब मादा का X और पुरुष का Y मिलता है तो लड़के का क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हेडिंग डालिए लिंग निर्धारण, पेपर में आता है। लिंग निर्धारण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव का लिंग निर्धारण नर या मादा निर्धारित होता है, और मनुष्यों में यह लिंग गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रणाली तो गुणसूत्री प्रणाली इसमें होता है, जिसको हम लोग XX और XY सिस्टम कहते हैं। मादा में XX गुणसूत्र होता है जो कि समयुग्मक होता है, और जो नर होता है ये XY गुणसूत्र होता है जो कि हमारा क्या होता है, विषम युग्मक होता है। ठीक है, गुरुदेव लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो जो नर में होता है XY होता है और मादा में XX। जब नर का X और मादा के X के साथ मिलता है तो XX बनाता है, जो कि क्या बनेगा बेटा, लड़की बनेगी। क्या बनेगी, लड़की बनेगी। जब नर का Y और मादा का X मिलता है तो बेटा नर का निर्माण करता है, जो कि हमारा क्या, लड़का कोई बनेगा। संतत क्या बनेगा बेटा, कोई ना कोई लड़का बनेगा। ठीक, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया देखेंगे तो सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है और फिर निषेचन की क्रिया होती है। युग्मक निर्माण मतलब मादा सभी अंडाणुओं में X गुणसूत्र होता है, वहीं पे जो नर होते हैं, नर के शुक्राणु में 50% हमारा X और 50% Y होता है। हमारा युग्मक निर्माण में लिंग निर्धारण की देखें तो जो पुरुष होता है, पुरुष में 50% X और 50% Y होता है, जबकि मादा में पूरे क्या होते हैं, X गुणसूत्र होते हैं। अब जब हमारा महिला का X अंडाणु पुरुष के X शुक्राणु से बनता है तो मादा बनाती है, XX कोई लड़की बनेगी। जब हमारे महिला का X अंडाणु और पुरुष के Y शुक्राणु से हमारा करता है तो लड़का बनेगा, यानी कि XY बनता है। ठीक, समझाया ना लिंग निर्धारण। उसके बाद बेटा देखते हैं मासिक चक्र, पेपर में आता है। ये मासिक चक्र क्या होता है, मासिक धर्म किसे कहते हैं। अब पेपर में आया तो बस इतना ही लिखना, इतना ही याद करना, इससे ज्यादा याद मत करना। ठीक, सबसे पहला आपको क्या करना है, लिख देना है इसके बारे में। मासिक चक्र मादा प्रजनन तंत्र की एक 28 से 35 दिन, औसतन 28 दिन तक चक्री प्रक्रिया है, जो यौवन से रजनोमित्र तक चलती रहती है। यौवन मतलब जब लड़की की उम्र 13 से 14 साल हो जाती है तो उसे पीरियड आना शुरू हो जाता है, लगभग 40 से 45 वर्ष तक चलती रहती है, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भाधारण के लिए गर्भाशय तैयार करना होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है मासिक धर्म होता है, दूसरा फॉलिकुलर चरण होता है, तीसरा ओव्यूलेशन होता है, और जो चौथा बेटा चरण होता है उसको हम लोग ल्यूटियल चरण के नाम से जानते हैं। सबसे पहला चरण क्या होता है, मासिक धर्म। अब ये मासिक धर्म क्या होता है, मासिक धर्म का मतलब होता है कि लड़की में जो बने हुए अंडाणु हैं, निषेचन नहीं हुआ, अब वो ब्लड के माध्यम से बाहर आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, जो कि 1 से लेके 5 दिन तक चलता है। ठीक, मैं लड़कियों में 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन तक रहता है, ब्लड आता है, यानी कि गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोट्रियम का टूट कर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलना। और इसमें कौन कौन से मतलब कि हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर होता है इसमें बहुत ही गिर जाता है। ठीक, अगला जो होता है फॉलिक्यूलर चरण होता है, जो कि 6 से 13 होता है, 6 से 13 दिन तक होता है। अब पीरियड आ चुका है, अब खत्म हो गया है पीरियड। जब 5वें दिन हमारा पीरियड खत्म होता है तो अब 6ठे से लेकर 13 दिन तक हमारे क्या, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, अब अंडाशय में फॉलिकुलर का विकास होता है और एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण होता है। ठीक, जिसमें हमारा FSH से हमारे फॉलिक्यूलर का विकास होता है, जिसमें एस्ट्रोजन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो होता है ओव्यूलेशन का चरण होता है,
जो कि 14वें दिन होता है, यानी कि अब परिपक्व अंडाणु का अंडाशय से निकलना। अब हमारा अंडाणु जो है बेटा तैयार होकर एकदम रेडी हो चुका है, किसके लिए? शुक्राणु के लिए। अब शुक्राणु का इंतजार करेगा। अब जैसे 14वें दिन के बाद वो अंडाणु तैयार हुआ, अब शुक्राणु का वेट कर रहा है। जैसे शुक्राणु आया तुरंत निषेचन की क्रिया वो फटाक से क्या कर लेगा? पूरी कर लेगा। ठीक। और लास्ट वाला जो चरण होता है ल्यूटियम चरण होता है, जो कि बहुत ही पीक पर रहता है। पीक पर मतलब कि ओल्यूशन में, मतलब अंडाणु तैयार होकर गर्भ अंडाशय के अंदर, अंडाशय से हमारे आके अब हमारे फॉलिकल ट्यूब में इंतजार करेगा। और ये 15 से 28वें दिन होता है, जो कि कॉपर्स ल्यूटियम का निर्माण होता है और एंड्रोमेट्रियम का मोटा होना होता है, और जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव बहुत ज्यादा होता है, जो कि निषेचन में भाग लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रहा बेटा अपना चरण, जो कि डेप्थ में जाके समझाया है। 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब समझ में आ गया ना। अब ये जो 15वें से 28वें दिन तक कोई भी महिला होती है, अगर इसमें बेटा निषेचन की क्रिया करती है तो तुरंत क्या हो जाएगी बेटा? प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक। अगर वहां पे सावधानी नहीं बरती गई तो। अब इसी में बात कर लेते, लगे हाथ बेटा निषेचन। ये निषेचन होता क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना बेटा क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर एक नई कोशिका बनाते हैं, जिन्हें बेटा युग्मनज कहा जाता है। ठीक। तो निषेचन पेपर में आ जाए, पूछ ले, तो बेटा क्या लिखेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर एक नई कोशिका बनाती, जिन्हें युग्मनज कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अब आपके पेपर में आता है भ्रूणीय परिवर्धन। क्या आता है? भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में आता है। इस पूरे स्टेप को हम लोग समझ लेते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन कैसे होता है। अब निषेचन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब क्या बनेगा बेटा? भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए भ्रूणीय परिवर्धन हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें। निषेचन के बाद युग्मनज से एक जटिल बहुकोशिकीय जीव भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है। यह एक अत्यंत सम्मिलित और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदन और आकार जनन शामिल होता है। मनुष्यों में यह प्रक्रिया निषेचन से लेकर जन्म तक 9 महीने, लगभग 9 महीने यानी 40 सप्ताह तक चलती है, जिसे गर्भावधि कहा जाता है। भ्रूणीय परिवर्धन में को निम्नलिखित चरणों में बेटा विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो चरण होता है निषेचन, और क्या होता है बेटा? विदलन होता है। पहला क्या? निषेचन। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होकर द्विगुणित युग्मनज बनता है, और फिर इन युग्मनज में क्या होता है बेटा? विदलन होता है। अब युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन करता है, जिससे छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें कोरक खंड कहते हैं, और कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ता, केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। उसके बाद अगला जो चरण होता है मोरूला, जो कि लगभग 3 से 4 दिन तक होता है। हाँ, चौथे दिनों के बाद होता है, और कोरक खंड एक छोट ठोस गेंद जैसी संरचना बनाते हैं, जिसमें 16 या अधिक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें बेटा क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। और अगला है अपना ब्लास्टूला अवस्था। अब दूसरा चरण क्या होता है? ब्लास्टूला, यानी कोरक पुटी का क्या? गठन होना। मोरूला में कोशिकाएं व्यवस्थित होना शुरू हो जाती हैं और खोखली गेंद जैसी संरचना बनती है, जिन्हें ब्लास्टूला या कोरक पुटी कहती है। ब्लास्टूला में एक बाहरी परत होती है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो बाद में प्लेसेंटा अपरा बनने में क्या करती है बेटा? मदद करती है। ब्लास्टूला के अंदर कोशिकाओं में एक समूह होता है, जिन्हें आंतरिक कोशिकाएं द्रव्यमान कहते हैं, जो अंततः भ्रूण को क्या देते हैं बेटा? जन्म देते हैं। अब ब्लास्टूला में एक तरल भरी गुहा होती है, जिसे ब्लास्टोसिल कहा जाता है। ठीक। फिर तीसरा जो होता है आरोपण होता है चरण, और यह लगभग 6 से 7वें दिन बाद होता है। ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार एपोमेट्रियम से जुड़ जाता है और उसमें धस जाता है, और इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। ट्रोफोप्लास्ट एंड्रोमेट्रियम में प्रवेश करता है और प्लेसेंटा का विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद जो चौथा चरण आता है वो आता है बेटा ग्लैस्टुलेशन। यह ग्लैस्टुलेशन क्या होता है? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें ब्लास्टूला की कोशिकाएं पुनर्व्यवस्थित होकर 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण करती हैं। पहला क्या? एक्टोडर्म, अर्थात यह बाहरी परत है, और यह त्वचा, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, बाल, नाखून, दांतों का इनेमल और संवेदी अंगों जैसी संरचनाओं को जन्म देती है। और जो मेसोडर्म होती है, यह मध्य परत है। यह मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त वाहिकाएं, हृदय, गुर्दे, प्रजनन अंग,
और संयोजी ऊतक जैसी संरचनाओं को जन्म देती हैं। और अगला होता है एंडोडर्म, और यह आंतरिक परत होती है, और यह पाचन तंत्र परत, स्वतंत्र तंत्र की परत, यकृत अग्नाशय और थायराइड जैसी ग्रंथियों को जन्म देती है। यानी जो हमारा भ्रूण होता है ना, तो भ्रूण का विकास हो रहा है, तो बेटा कैसे कैसे भ्रूण बनता है। जैसे हमारे जब हम लोग छोटे रहते एकदम बहुत, अरे भैया पहला महीना जब लगा रहता है, 9 महीने में भ्रूण का विकास होता है ना, तो यही सब प्रोसेस बताया जा रहा है। ठीक। और गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोसिल गायब हो जाता है और एक नई गुहा बनाती है, जिसे हम लोग आर्किटेरॉन कहते हैं, जो आदिम गट बनाती है। और आर्किटेरॉन का मुख्य ब्लास्टोपोर कहलाता है, जो कुछ जानवरों में गुदा और दूसरों में मुख बनाता है। अगला है अंग जनन होता है। जो अंग जनन होता है, यह गैस्ट्रुलेशन के बाद का चरण होता है। इसमें 3 प्राथमिक जनन स्तर विशिष्ट ऊतकों और अंगों में विभेदित होना शुरू हो जाती है, और इस प्रक्रिया को अंग जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बनता है, जो बाद में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित होता है। और मेसोडर्म से हृदय और रक्त वाहिकाएं विकसित होती हैं। और एंडोडर्म से पाचन तंत्र और स्वतंत्र तंत्र की परत विकसित होती है। इस चरण के दौरान भ्रूण तेजी से आकार लेता है और मानव जन्म जैसी विशेषताओं को विकसित होने लगती है। ठीक। फिर बेटा क्या होता है, भ्रूण का विकास और वृद्धि होती है। ये जो छठवां है और अंतिम वाला है। अब अंगजनन के बाद भ्रूण बढ़ता रहता है, और उसमें अंग जो होते हैं बेटा परिपक्व होते रहते हैं। प्लेसेंटा मां से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, और भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों को बेटा हटाता है, और विभिन्न अंगों और प्राणुओं का विकास जारी रहता है, और भ्रूण धीरे धीरे एक पूर्ण मानव शिशु के रूप में बेटा विकसित होता रहता है। बस ये अपना क्या है बेटा, भ्रूण और भ्रूण का विकास। अब पेपर में आ जाए भ्रूण कैसे विकास होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, मैंने पूरा बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है। ठीक। एक एक चीज अगर पढ़ेंगे तो बेटा याद हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे समझेंगे तो पूरा आप लोग एक एक आप पढ़ के यहाँ पे याद कर सकते हैं। सबसे पहले भ्रूण भ्रूण का भ्रूणी परिवर्तन मतलब भ्रूण और भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस यहाँ मैंने समझाया। सबसे पहले निषेचन होता है, निषेचन और विदलन होता है, फिर ब्लास्टुला अवस्था बनती है, फिर आरोपण होता है, फिर गैस्ट्रुलेशन होता है, फिर गैस्ट्रुलेशन बाद यहाँ पे अंगजनन होता है, फिर भ्रूण का विकास और वृद्धि होती है। अब यहाँ पे बेटा आता है अपरा, पेपर में खूब आता है, पेपर में खूब आता है अपरा क्या होता है, ठीक ना। और अपरा का बेटा कार्य पेपर में खूब आता है, अपरा क्या होता है और अपरा के कार्य के बारे में समझाइए। अब आ जाए तो आंख बंद करके यही लिखिएगा, अपरा क्या होता है। तो अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होने वाला एक अस्थायी अंग है। यह विकासशील भ्रूण और मां के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है, जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ मिलते हैं, और भ्रूण के अपशिष्ट उत्पाद मां के शरीर में वापस चले जाते हैं, और जन्म के बाद अपरा शरीर से बाहर निकल जाती है, और इसीलिए इसे आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है। अपरा का कार्य क्या होता है, तो जो अपरा का कार्य होता है, यह बेटा सबसे पहला कार्य करता है, अपरा मां के रक्त से पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, विटामिन, खनिज को भ्रूण तक पहुंचाती है, जो भ्रूण के विकास और ऊर्जा के लिए आवश्यक होती है। अपरा मां के रक्त से ऑक्सीजन को भ्रूण के रक्त में स्थानांतरित करती है, और भ्रूण के रक्त को से कार्बन डाइऑक्साइड को मां के रक्त में वापस ले जाती है, जहां इसे मां के फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और यह भ्रूण के लिए फेफड़ों का कार्य करती है। अपरा भ्रूण के उपापचय क्या है, उपापचय अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन को भ्रूण के रक्त से मां के रक्त में स्थानांतरित करती है, जहां उन्हें मां के गुर्दे द्वारा फिल्टर करके शरीर में बाहर निकाल दिया जाता है, और यह भ्रूण के लिए गुर्दे का कार्य करती है। ठीक ना। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि अपरा कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो गर्भाशय अवस्था को बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है। सबसे पहला प्रोजेस्टेरॉन है, दूसरा एस्ट्रोजन है, और मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन जैसे HPL बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानव कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन SCG भी बोलते हैं। ठीक। तो ये अपने 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि अपरा हमारा क्या करता है, उत्पादन करता है, ताकि गर्भावस्था क्या रहे, बना रहे। तो अपरा 4 प्रकार के हमारे बेटा हार्मोन्स का उत्पादन करता है। सबसे पहला HGC, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा एस्ट्रोजन, और चौथा जो है HPL मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन का निर्माण करता है, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक। और लिख सकते हैं, इसमें लिखना है कि गर्भावस्था के अंतिम चरणों में अपरा
माँ के एंटीबॉडीज को भ्रूण तक पहुंचाती है, जो जन्म के बाद कुछ महीनों तक शिशु के कुछ संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक, यह अवरोधक का कार्य करता है, यानी कि अपरा माँ और भ्रूण के रक्त से सीधे मिलने से रोकती है, जिससे दोनों के बीच केवल आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान एक पतली झिल्ली के माध्यम से बेटा होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहा आपका मानव जनन, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का अपना सेकंड चैप्टर है। आप पूरी एनसीईआरटी उठा लीजिए, इससे बाहर ना आपको पढ़ना है ना पेपर में आएगा। आप देखते हैं कि मार परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, गुरुदेव कितना पढ़ ले कितना आ जाएगा। बेटा इससे ज्यादा ना आपको पढ़ना है ना कुछ आपको याद करना है। बहुत मैं छोटी भाषा में छोटे टिप्स के साथ समझाया है। अगर आप ये समझ के एक एक पॉइंट अगर तैयार कर लेते हैं तो बस आपको सेम टू सेम लिख कर चले जाना है और आपको बेटा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मैंने माइंड मैप और जो जितने भी पॉइंट आपके बन सकते हैं क्लास 12 सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का हिंदी माध्यम के लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया बेटा क्या मानव जन्म चैप्टर सेकेंड। ठीक, और इसका नोट्स भी आपको ई बुक सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्रीज डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए 2 बैच है। एक रामायण बैच है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करा रहे हैं सिलेबस, दूसरा महाभारत बैच है जो कि अपना 1 नंबर से आ रहा है। ज्वाइन कर लीजिए जाके यार आंख बंद करके, गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है ना, 501 रुपए में और 251 रुपए में। ठीक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री ज्वाइन करिए और इन सभी पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको मिल जाएगा। कहाँ पे प्लेलिस्ट है बना हुआ, यूट्यूब पर देख सकते हैं पूरा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का, और इसी प्रकार सभी विषय आपको हम करवा देंगे, वहां जाके पढ़ लीजिए। और हाँ, प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ना, और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जो कमी रहे हम उसका पूरा मतलब उसको पूरा कर पाए और आपको अच्छे से दे पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।